हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हम लोगों ने सिंटैक्स यानी कि वाक्य रचना के अंतर्गत 4 रूल पढ़ लिए थे। आज हम लोग 5वां रूल पढ़ते हैं। 5वां रूल क्या कहता है कि सपोजिशनल सेंटेंस मतलब मान लो वाले वाक्य, कि मान लो मैं ऐसा होता या मान लो मैं वहां गया होता, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रायः शुरू कैसे होते हैं, तो इफ से शुरू होते हैं, एज इफ से शुरू होते हैं, एज दो से शुरू होते हैं, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज, शी विशेज मतलब विश आता है उससे से शुरू होते हैं यानी कि स्टार्ट होते हैं। इसमें कोरी कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है। इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो, फिर भी प्लूरल वर्ब वर का ही प्रयोग होता है। अच्छा, देखिए कोरी कल्पना होती है या असंभव शर्त होती है तो हम लोग आई के साथ भी वर का ही प्रयोग करते हैं, वॉस का प्रयोग नहीं करते। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि अगर मैं राजा होता तो मैं महल में रहता, ठीक है ना, तो इसको क्या कहेंगे, कहेंगे इफ आई वर अ किंग। अब ये नहीं कहेंगे कि इफ आई वॉज अ किंग, ये कोरी कल्पना है। तो इफ आई वर अ किंग आई वुड लिव इन अ पैलेस, ये हो जाती है इसकी ट्रांसलेशन। इसी तरह की कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, ये तो मैंने अपने मन से बता दिया। जैसे इसमें लिखा है कि आई विश मनीषा वर माई वाइफ, तो ये कह रहा है कि काश ऐसा होता कि मनीषा मेरी पत्नी होती। तो यहाँ पे देखिए मनीषा के बाद, क्योंकि मनीषा के बाद मनीषा सिंगुलर है, उसके बाद वॉज लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये कोरी कल्पना है, ये असंभव बात है, तो इसलिए वर लगा इसके साथ, वॉज नहीं लगा है। अगर ये कह दे कि आई विश मनीषा वॉज माई वाइफ तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह इफ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी, तो अगर वह मेरा बॉस होता है नहीं, ये कोरी कल्पना है, इसलिए ही के साथ वर का प्रयोग है। अगर ये कहते थे ही, इफ ही वॉज माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी, तो ये गलत हो जाता। रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द जनरल, रमन मुझसे ऐसे बात करता है कि जैसे वह एक जनरल हो, तो जनरल हो, तो इसलिए ये यहाँ पे कोरी कल्पना है, तो ही के साथ भी वर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये जनरल मैनेजर ऑफ NIPPO कंपनी, तो मतलब जनरल मैनेजर ऑफ NIPPO कंपनी इस तरह से मुझसे बात करता है। ठीक है, ये सही होगा, नीचे वाला गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें नोट क्या दिया हुआ है। जब कंडीशनल सेंटेंसेस प्राय इफ एज दो से शुरू होते हैं, इसमें वास्तविक स्थिति का बोध होता है, कोरी कल्पना नहीं आएगी। अगर वास्तविक स्थिति का बोध होगा तब हम आई के साथ ही के साथ उसी हिसाब से लगाएंगे, जैसे वॉज लगाएंगे जिस हिसाब से हमारा नियमता लगता है। तो इस केस में इफ एज दो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आई के साथ वहां वॉज ही लगेगा, वी के साथ वर्ब जैसे लगता है नियमता वैसे ही लगेगी हमारी सहायक क्रिया। जैसे इफ यू कम हियर आई विल टीच यू, तो ये कोई कोरी कल्पना तो है नहीं, ये तो कंडीशन है कि अगर तुम यहाँ आओगे, इफ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए यू के बाद कम का प्रयोग है, ठीक है ना, आई विल टीच यू, तो ये सही हो जाएगा। जैसे स्नेहा लुक्स एज दो शी हैज बीन वर्किंग, तो ये यहाँ पे इसको समझना पड़ेगा कि कहाँ ये इसलिए दे रहा है ये नोट कि आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ कोरी कल्पना हो रही है और कहाँ पे कंडीशन बताई जा रही है। रूल 6 देख लेते हैं। रूल 6 क्या कहता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, अगर हम कहें कि भगवान करे तुम्हारी दोस्ती बनी रहे, लंबी हो, तो लॉन्ग लिव योर फ्रेंडशिप होगा। अब लॉन्ग सिंगुलर होते हुए भी यहाँ पे लॉन्ग लिव्स योर फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये चीज। अब जैसे गॉड सेव द किंग, तो गॉड सेव द किंग, गॉड सिंगुलर है, हम जानते हैं कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इच्छा बता रहे हैं, यहाँ पे हम ऐसी आशा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर होते हुए भी यहाँ पे गॉड के साथ सेव्स नहीं करेंगे, गॉड सेव द किंग ही होगा। अब नोट क्या कह रहा है, नोट कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य में इच्छा का बोध होता है। कभी कभी मे ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं दिया रहता, लेकिन हम लोगों को अंडरस्टूड कर लेना चाहिए। जैसे कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, तो अगर हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू, तो मे वहां पे अंडरस्टूड कर लीजिए, आप पहले से ही समझ लीजिए। जैसे ये वाले वाक्य में हम अगर हम कहते हैं कि गॉड सेव द किंग, अगर हम इसको ऐसे कहते हैं कि मे गॉड सेव द किंग, तो इसको आप मे यहाँ पे नहीं भी दिया है तो भी आपको समझना है कि यहाँ मे है। ठीक है, ये बताना चाह रहा है ये नोट।
अब देखिए सातवां नियम हमारा क्या कह रहा है, रूल 7, यदि दो सिंगुलर नाउन्स, मतलब सिंगुलर मतलब क्या होगा, एक वचन संज्ञा, मतलब दो अगर एक वचन संज्ञाएं एंड से जुड़ती हैं और सेंटेंस के सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस में वाक्य में कर्ता के रूप में आती हैं, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, कैसे? जैसे रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन, तो हम ये नहीं कहेंगे कि रवि एंड कवि हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन, तो ये क्योंकि दो माने जाएंगे तो दो के हिसाब से प्लूरल वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। अगर हम कहते हैं रवि एंड कवि हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे ए बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर, ये सही है। अगर हम कहते हैं ए बॉय एंड अ गर्ल लव्स ईच अदर, तो गलत हो जाएगा। रूल 8, नियम नंबर 8 हमारा क्या कहता है, पेयर वर्ड्स यानी कि युग्म शब्द। जैसे अब इसको आपको रटना पड़ेगा, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल। ये हथौड़ा होता है, सिकल मतलब हथकड़ी होता है, ठीक है ना। स्लो एंड स्टडी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइस एंड फॉल, ठीक है ना, राइज एंड फॉल उतार चढ़ाव, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग चिल्लाना, एज एंड एक्सपीरियंस, एग्स एंड बैकन, बैकन मतलब सुअर का मांस दिया है, हैम मतलब बकरे का कूला, हैम एंड एग्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, ये निचोड़ की बात होती है, सम एंड सब्सटेंस ऑफ एनी फैक्ट, बैग एंड बैगेज। अगर ये ऐसे दिया रहता है पर्टिकुलर, अब यहाँ पे क्या होता है, बैग एंड बैगेजेस नहीं होता, याद रखिएगा बैग एंड बैगेज होता है। तो इस तरह से अगर ये सब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यानी कि वाक्यकर्ता के रूप में आते हैं, ये युग्म एंड से जुड़े हुए, तो आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारी सहायक क्रिया सिंगुलर लगेगी। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये नहीं कहेंगे ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये नहीं कहेंगे। राइस एंड करी इज पॉपुलर डिश, तो इज लगेगा। राइस एंड करी आर गलत हो जाएगा। अब नोट क्या कह रहा है, यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तथा इससे क्लास का बोध हो, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब क्या कह रहा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मतलब जैसे जिसको आप गिन नहीं सकते और वो सिंगुलर है, मतलब एक वचन में है। जैसे टाइम को तो हम गिन नहीं सकते, टाइड को भी गिन नहीं सकते, तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। अब इसके साथ क्या है ना, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अगर हम कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, तो ये गलत हो जाएगा, जैसा कि नीचे देखिए दिया है। तो इसको हम लोग प्लूरल मानेंगे, ये क्योंकि सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है, ना टाइम को गिन सकते हैं ना टाइड को गिन सकते हैं। इसी तरह फायर को भी हम नहीं गिन सकते कि अगर मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो कितनी आग लगी है, क्या गिन के बताएंगे क्या? पानी को क्या हम गिन सकते हैं क्या? तो इस तरह से अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री, अगर हम फायर एंड वाटर डज नॉट अग्री कर देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स, तो ये सही है, गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीशियस मेटल्स गलत हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि कह रहा है उपरोक्त एग्जाम्पल दो, यानी कि ये वाला प्रचलन के आधार पर गलत है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में इसे करेक्ट माना जाता है। हम पाठकों को अंग्रेजी भाषा में टाइम एंड टाइड के साथ प्लूरल का प्रयोग करना चाहिए, जो बेहतर है। ठीक है, तो हम लोग को प्लूरल का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक, अब पेयर वर्ड जो कि युग्म शब्द हैं के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन जो होते हैं, जैसे मदर फादर अंकल आंट, उसमें क्या करेंगे हम लोग, वो अगर एंड से जुड़े हों तो हम लोग, अगर वो एंड से जुड़े हों और वाक्य में कर्ता के रूप में आते हैं और उसके पहले पोजेसिव एडजेक्टिव, अब पोजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है, जैसे माई, योर, आवर, ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर्स, माइन, योर्स, ये सब पोजेसिव प्रोनाउन होता है। तो उसके पहले अगर पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो इसे हम लोग प्लूरल मानते हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे माई मदर एंड फादर, अब देखिए मदर एंड फादर के पहले माई आ गया और मदर और फादर एंड से जुड़ा है, ये फैमिली रिलेशन को बता रहा है, तो हम इसको प्लूरल मान के प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो आर प्राउड ऑफ मी, मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करते हैं, ये सही होगा। अगर हम कहते हैं माई मदर एंड फादर इज प्राउड ऑफ मी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको अलग अलग ट्रीट करेंगे। कब अलग अलग ट्रीट करेंगे, जब इन दोनों, ये दोनों एंड से जुड़े हैं और इसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए। जैसे योर अंकल एंड आंट वांट टू सेटल इन दिल्ली,
कि तुम्हारे चाचा और चाची दिल्ली में बसना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो ये इसको हम लोग अलग अलग मानते हैं। जैसे योर अंकल एंड योर आंटी मानते हैं, तो ये अलग अलग मान के हम लोग प्लूरल ट्रीट करते हैं। अगर वांट्स कर देते तो गलत हो जाता है। अगर सिंगुलर मान ले, जैसे देखिए नीचे एग्जांपल दिया है, योर अंकल एंड योर आंट वांट्स टू सेटल इन दिल्ली करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए क्या दे रहा है, ये कह रहा है उपरोक्त एग्जाम्पल एक में प्रयुक्त माई मदर एंड फादर का तात्पर्य माई मदर एंड माई फादर। देखिए मैंने वही बताया ना कि दोनों के पहले माई माई हो जाता है, इसलिए दो व्यक्तियों यानी माता और पिता को रिफर कर रहा है, अलग माता को अलग पिता को अलग, इसीलिए इसके साथ प्लूरल का प्रयोग होता है। अब एग्जाम्पल 3 में, ये वाले में, प्रयुक्त योर अंकल एंड आंट का तात्पर्य योर अंकल अलग योर आंट अलग है, इसीलिए प्लूरल ट्रीट किया जाता है। अब रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल जैसे द, ए, एन इत्यादि या पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, योर, अवर, इस टाइप से, जैसे माई, योर, अवर ये दिया है का प्रयोग होता है, तो इससे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे फैमिली रिलेशन की बात हो रही थी, ये कंडीशन अलग है। जब फैमिली रिलेशन जैसे मदर, फादर, अंकल, आंट इस टाइप से आएगा तो अलग अलग ट्रीट करेंगे कि प्लूरल मानेंगे। लेकिन अगर फैमिली रिलेशन नहीं आता, दो सिंगुलर नाउन आते हैं, जनरल नाउन आ जाते हैं, तब हम अलग तरह से, पोजेसिव एडजेक्टिव उसके पहले आ जाता है तो अलग तरह से ट्रीट करते हैं, तब इनको हम लोग प्लूरल नहीं मानते, तब सिंगुलर मानते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस हमारा आर्टिकल, ये दोनों चीज को आ जाए। जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर, मतलब प्रिंसिपल और सेक्रेटरी वहां था, तो मतलब प्रिंसिपल भी वही एक ही व्यक्ति है और सेक्रेटरी भी एक ही व्यक्ति, तो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। अगर हम देखिए इसमें दिया है एक ही व्यक्ति जो प्राचार्य भी है और सचिव दोनों है, लेकिन अगर द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वर देयर कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग व्यक्ति नहीं है। इसी तरह माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी, अब मेरे अंकल और गार्जियन दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए हैज कम टू सी मी आया, हैव कम टू सी मी नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति है। और माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव कम टू सी मी, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह अ पोएट एंड अ फिलोसोफर हैज कम, तो पोएट भी वही व्यक्ति है, फिलोसोफर भी वही व्यक्ति पोएट है, वही व्यक्ति दार्शनिक है, इसलिए हैज का प्रयोग हुआ है, हैव का प्रयोग गलत हो जाएगा नीचे वाले एग्जाम्पल में। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अगर मान लीजिए कि प्रिंसिपल के पहले दा लगा है और सेक्रेटरी के पहले भी दा लग जाता, तो ये दोनों व्यक्ति अलग अलग मान लिए जाते कि वो प्रिंसिपल अलग व्यक्ति है, मतलब दो व्यक्ति आ गए तब क्योंकि दो व्यक्ति आएंगे तो इसके साथ यहाँ पे वर हो जाता। इसी तरह अगर अंकल के पहले भी माई लगा होता और गार्जियन के पहले भी माई लगा देते तो यहाँ पे है हो जाता, क्योंकि अंकल एक व्यक्ति आ गया, दूसरा व्यक्ति मतलब गार्जियन अलग है, अंकल अलग है, तो दो व्यक्ति के हिसाब से हैज लग जाएगा। इसी तरह ए पोएट एंड अ फिलोसोफर अगर होता तो पोएट अलग व्यक्ति होता, फिलोसोफर अलग, दोनों के पहले अगर लगेगा तब तो उसको प्लूरल मानते हैं। देखिए अगले नियम में ये बताएगा, देखिए रूल नंबर 10 देखिए, एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल्स और पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर इससे दो डिफरेंट पर्सन अर्थात दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है। ठीक है ना, वही जो बता रहे थे, इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर हियर, अब इसमें क्या दो व्यक्ति हैं जिसमें एक प्राचार्य है और दूसरा सचिव है। अगर हम कहते हैं द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वॉज हियर, तब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये समझने वाली बात है, थोड़ा डिफरेंस समझने वाली, एग्जाम में बहुत पूछता है ये। जैसे माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव कम टू सी मी, अब अंकल अलग है, दो व्यक्ति हैं जिनमें एक मेरे चाचा है और दूसरा मेरा गार्जियन है, तो ये सही होगा। अब कहें माई अंकल एंड माई गार्जियन हैज कम टू सी मी, तो ये गलत हो जाएगा। ए पोएट एंड ए फिलोसोफर हैव कम, तो ये सही होगा, दो व्यक्ति हैं जिनमें एक कवि है और एक दूसरा जो है दार्शनिक है। अगर हम कहें ए पोएट एंड ए फिलोसोफर हैज कम, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर केवल दा एक ही के पहले, शुरू वाले के पहले दिया है और एंड के बाद दा नहीं दिया है, तब तो हम दोनों व्यक्ति को एक ही मानेंगे। अगर दोनों के पहले दा दे दिया या दोनों के पहले ए दे दिया है या दोनों के पहले माई पोजेसिव एडजेक्टिव योर अवर इस तरह से दे दिया है, तब हम उसको अलग अलग मानेंगे और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो ये आज हम लोग 10 नियम देख लेते हैं, अगले नियम हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।